हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज ये 5वां पेपर है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये 22 से 24 सेशन का है। ये जो है 2 घंटा का होगा पेपर और ये 40 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 40 का। ठीक, इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं और सभी खंडों के उत्तर दें। इसमें भी सेक्शन ए खंड अ दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक, इसमें देखते हैं इन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दें। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है शायद, इसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है उपार्जन वाली भाषा और अधिगम और शिक्षण वाली भाषा के अंतर को स्पष्ट करें। इसमें एक होता है कि जो भाषा एक 2 तरह का भाषा आप लोग को पढ़ने के मिलेगा। जैसे भाषा लोग 2 तरह से सीखते हैं। एक जो है, एक आपका मातृभाषा होता है। जैसे आप बचपन में जैसे कोई बच्चा है बचपन में परिवेश में अपने घर के परिवेश में रहता है, तो आप देखेंगे कि घर में जो भाषा बोला जाता है तो वो ऑटोमेटिक सीख लेता है। ठीक है, अगर आपका नेटिव लैंग्वेज जो है या मातृभाषा आपका भोजपुरी है या कोई लोकल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोकल लैंग्वेज बच्चा सीख लेता है। तो वो उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो बच्चा खुद ही वो भाषा सीख लेता है। ठीक है, और एक चीज़ होता है कि अधिगम करते हैं हम लोग भाषा को सीखने के लिए। जैसे इंग्लिश सीखते हैं हम लोग, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको इंग्लिश सीखना पड़ता है। अगर वही इंग्लिश लोकल लैंग्वेज में होता तो बच्चा वहाँ पर इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाता है। ठीक है, तो एक उपार्जन वाली भाषा होती है जो नेटिव लैंग्वेज होती है, बच्चा खुद ही सीख जाता है। और एक अधिगम और शिक्षण वाली भाषा होती है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो वही कह रहा है कि इन दोनों भाषा के बीच के आप अंतर को स्पष्ट करें। उपार्जन वाली भाषा क्या है और अधिगम और शिक्षण वाली भाषा क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम तथा सिलेबस के अंतर को स्पष्ट करें। देखिए, पाठ्यक्रम और सिलेबस में बहुत अंतर होता है, ये बहुत लोग को नहीं पता होता है। पाठ्यक्रम निर्माण में किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम जो होता है और सिलेबस, सिलेबस जो होता है आपको एक जो सीमित होता है। आपको जैसे कि आप 9th क्लास में है तो एक 9th क्लास का सिलेबस होता है। पाठ्यक्रम जो एक विस्तृत रूप हो जाता है और सिलेबस जो एक सीमित रूप हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अंतर बताकर और इसके जो पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होना चाहिए, इसके 4 सिद्धांतों का वर्णन करना है। इसमें सी नंबर क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। अधिगम मतलब यहाँ पर लर्निंग होता है। तो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें सामग्री जो आप ग्रहण करने के लिए जो उपयोग में लाते हैं चीज़ें, तो उससे आप क्या समझते हैं। एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं और शर्तों का जो है वर्णन करें। मतलब जो आप शिक्षण अधिगम करते हैं या सीखते हैं, तो जो उसकी सामग्री होती है तो उसकी क्या ही विशेषता होना चाहिए, वह सामग्री कैसा होना चाहिए, और जो भी चीज़ें उपयोग में लाया जाता है पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, उसका क्या विशेषता होना चाहिए और क्या शर्त होना चाहिए, उसका उसका जो है यहाँ पे वर्णन करना है। अब देखिए, कक्षा अधिगम में समस्याओं की व्याख्या करें। जब कक्षा में आप सिखाते हैं, क्लासरूम लर्निंग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको हिंदी समझने में कठिनाई होगी तो थोड़ा सा आप इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। तो कक्षा अधिगम की समस्याओं का व्याख्या करें। जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसका व्याख्या करना है। यहाँ पे खंड बी है, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका क्या है। जैसे कक्षा में बच्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप लोग टीचिंग में जाइएगा, फर्स्ट ईयर के टीचिंग में आप लोग गए होंगे, तो वहाँ पे जाइएगा तो बच्चा को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा उसमें होता है। एक तरह से चुनौती होता है कि आप लोग बच्चा को कैसे शांत करिएगा, तभी आप पढ़ा पाइएगा और कैसे अनुशासन में रखिएगा। तो कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षकों की क्या भी भूमिका है, व्याख्या करें। आप विद्यार्थियों को पुस्तकालय साधन हेतु कैसे प्रेरित करेंगे। ठीक है, पुस्तकालय के लिए आप लोग विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करेंगे, ये चीज़ भी है, आपको लिखना है। शिक्षण के सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखें। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है।
अनुशासन को परिभाषित करें। अनुशासन किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करना है। शिक्षा में अनुशासन की प्राकृतिक और पर हुए प्रतिस्थापन पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पर अनुशासन को परिभाषित करना है और शिक्षा में अनुशासन की क्या भूमिका है, क्या प्रकृति है, उसको विचार करके यहाँ पर आपको लिखना है। शिक्षण और अधिगम एक अंतः प्रक्रिया है। सॉरी, फिर से पढ़ते इसको। शिक्षण और अधिगम एक अंतः क्रिया प्रक्रिया है। कैसे, ये भी आपको लिखना है। देखिए, खंड सी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड बी में आपको कितना प्रश्न लिखना था? हाँ, खंड बी में आपको 3 प्रश्न लिखना था। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 प्रश्न लिखना था। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे 8 प्रश्न है, आपको मिल जाएगा वस्तुनिष्ठ में। पहला है, किसने परिभाषित किया कि, यहाँ पे परियोजना हो सकता है। परियोजना आधारित अधिगम सामाजिक वातावरण में अर्थपूर्ण क्रियाकलापों का संग्रह है। ठीक है, तो एक किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक ने कहा था, सहयोगात्मक अधिगम विधि में शिक्षक की भूमिका होता है। क्या होता है? सहायक और प्रतिनिधि होता है। देखिए, आजकल का जो बच्चा और टीचर के बीच जो होता है, तो उसमें शिक्षक सिर्फ भूमिका निभा सकता है। क्या करेगा? जब बच्चा स्टडी करेगा तो उसको देख सकता है, मार पीट नहीं सकता। आजकल जो पढ़ाई होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जो बच्चा चाहेगा अगर पढ़ना तो ही शिक्षक बच्चा को पढ़ाता है। अगर बच्चा कह रहा है पढ़ने का मन नहीं है, खेलने का मन है, तो वहाँ पर टीचर ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सहायक और प्रतिनिधि की भूमिका निभाएगा शिक्षक। शिक्षण और अधिगम है, क्या है? अंतःक्रिया विधि है। क्या है? अंतःक्रिया विधि। एक क्वेश्चन हम लोग ऊपर में देखे हैं इससे रिलेटेड। तो क्या है? शिक्षण और अधिगम क्या है? अंतःक्रिया विधि है। निम्न में से कौन सा श्रव्य उपकरण है? फोनोग्राम। ठीक है, प्रोजेक्टर तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, टेलीविजन और ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपको फोनोग्राम। नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1962। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप उसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे? शैक्षणिक योग्यता का निर्माण कराकर। ठीक, विद्यालय पुस्तकालय का कहा जाता है विद्यालय का हृदय। आप कह सकते हैं, कैसे कि विद्यालय पुस्तकालय का हृदय से कम भी नहीं है। NSS का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, आपका हो गया, यहीं तक था। 8 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला जो पेपर है हम अपलोड कर देंगे। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।